जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सोल्यूशन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी 2023 की में आए हुए प्रश्नों के हल को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही सबसे विशेष बात यह कि जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों में हम कौन से नए प्रश्न समाहित करके याद रख सकते हैं या आने वाली आगामी भर्ती परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो कि 6 फरवरी को पहली शिफ्ट में पूछे गए। आपको पता है टोटल 80 प्रश्न पूछे जाने हैं, उनमें से 20 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। उन्हीं हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज की क्लास आपकी रहेगी। तो चलिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं। उन्नति की मार्ग में बड़े दुख हैं। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं और उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति हैं। आपको बताना है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा वाक्य होगा। उत्तर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रश्न में ही जो आपसे प्रश्न समाहित है। जैसे प्रश्न क्या है? प्रश्न है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से। मैंने जब जब संज्ञा कोई प्रश्न आया है आपको बताया है कि संज्ञा होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए बताओ हिंदी में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप हिंदी में संज्ञा के प्रकार बताएंगे कितने? 5। कितना उत्तर होगा? 5। कौन कौन से? तो एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक दूसरा प्रकार होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक तीसरा प्रकार होता है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार होता है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा प्रकार आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों प्रकार होते हैं आपके कौन से? संज्ञा के। इन्हीं पांचों में से जो अंत के 2 हैं समूहवाचक व द्रव्यवाचक, जब संज्ञाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही किसके प्रकार माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अब आते हैं प्रश्न पर। आपको बताना है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से जो वाक्य सबसे उपयुक्त होगा उसी वाक्य का आपको चयन करना है। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, तो दुख बड़े नहीं बहुत होते हैं, तो इसलिए पहला वाक्य आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। अनेक क्या हैं? बाधाएं हैं, तो ये वाक्य आपका सही हो सकता है। तीसरा विकल्प है उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, तो बहुत नहीं, यहाँ भी चूंकि संकट क्या होंगे? संख्यावाची होंगे, इसलिए अनेक कर सकते थे। ये भी वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है, तो ये भी आपका वाक्य अशुद्ध होगा। अर्थात वाक्य आपका शुद्ध क्या होगा? बाधाओं के साथ प्रयोग शब्द हुआ है अनेक, क्रिया भी है आपकी बहुवचन और शब्द है आपका उन्नति, अर्थात पहला ही दूसरा उत्तर आपका हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। जीवन संघर्षशील होता है, या आप कह सकते हैं कि जीवन का नाम ही क्या है? संघर्ष है। बिना संघर्ष के अगर जीवन होगा तो वास्तव में वो जीवन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। परीक्षाओं में आपको विशेषकर प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। क्यों? ये जो शब्द नहीं लिखा है अक्सर परीक्षाओं में ये नहीं दिखता है। यानी कि आप प्रश्न पढ़ेंगे लेकिन आपको पता चलेगा जब प्रश्न गलत हो जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आपसे पूछा था कि पर्यायवाची नहीं है, लेकिन आपने तो पर्यायवाची है वो उत्तर चुन करके आ गए हैं, तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची ना हो। रेखांकित शब्द क्या है? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। मेरा घर
मेरे विद्यालय के पास ही है। अब पास का पर्यायवाची कौन नहीं है? निकट, समीप, दूर, सन्निकट। तो आपको सभी को इसका उत्तर पता होगा चूंकि प्रश्न आसान है। निकट पास का पर्यायवाची होता है, समीप निकट का समानार्थी पर्यायवाची होता है, सन्निकट भी पर्यायवाची होता है। एक पर्यायवाची नहीं है, कौन? दूर। चूंकि आपसे पूछा है जो पर्यायवाची ना हो वही आपका उत्तर होगा, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दूर। दूर विलोम किसका होता है? पास का। पास का ये क्या है? विलोम, ना कि पर्यायवाची। दूसरा देखो, इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है। शब्द कौन है? शब्द है पास। शब्द क्या है? पास। और पास के बाद में एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसका नाम है ही। आप समझ पाते हैं इस ही का प्रयोग वाक्य में क्यों किया गया? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, ये वाक्य पर जोर डालने के लिए, वाक्य पर जोर डालने के लिए प्रयोग किया गया है। जोर डालने के लिए प्रयोग किया गया है। और जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है उन शब्दों को कहते हैं निपात चिन्ह। क्या कहते हैं? निपात चिन्ह। निपात चिन्ह क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं लेकिन अविकारी के प्रकार में शामिल नहीं होते। और निपात चिन्ह होते कौन कौन से हैं? जैसे भी हो गया, तक हो गया, ही हो गया, भर हो गया। इसके अलावा भी आदि शब्द आते हैं जो कि क्या होते हैं? निपात चिन्ह होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दूर, जो कि पास का समानार्थी नहीं बल्कि क्या है? विलोम है। अगला प्रश्न है, कुत्ता रेंकता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? किसके स्थान पर? रेखांकित शब्द के स्थान पर। रेखांकित क्या है? रेंकता है। आपको पता है जानवर आवाज निकालते हैं, जिसको अगर हम लोगों ने एकेडमिक में सामान्य अंग्रेजी पढ़ी होगी, जनरल इंग्लिश, तो उसमें हम लोग एक फिगर्स ऑफ पढ़ते हैं, अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। उसमें एक अलंकार होता है ओनोमोटोपोइया, जिसमें आपको ये जानना रहता है कि किस जानवर की या किस पक्षी की या किस पशु की आवाज कैसी है। कुत्ता रेंकता है, तो कुत्ता रेंकता नहीं है। कुत्ता क्या करता है? दहाड़ता है कि भौंकता है कि चिंघाड़ता है कि रंभाता है? तो कुत्ता वास्तव में क्या करता है? भौंकता है। आप जानते हैं कुत्ते की आवाज भौं भौं करके होती है। हाँ, तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो फिर दहाड़ने का काम कौन करता है? तो दहाड़ने का काम करता है शेर। शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है। रेंकने का काम कौन करता है? रेंकने का काम करता है गधा। रेंकने का काम कौन करता है? गधा, जिसको तत्सम भाव में क्या कहते हैं? तत्सम भाव में कहते हैं गर्दभ। क्या कहते हैं? गर्दभ। क्या कहते हैं? गर्दभ। ये गर्दभ लिखा हुआ है। चिंघाड़ता कौन है? तो हाथी चिंघाड़ता है। हाथी क्या करता है? हाथी चिंघाड़ता है। और रंभाता कौन है? तो जो आपकी गाय या भैंसें होती हैं वो क्या करती हैं? रंभाती हैं। क्या करती हैं? रंभाती हैं। तो ये आपको जानवरों की ध्वनि भी याद रखनी है। जैसे अगर आपसे हम कह दें मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? भिन भिनाती हैं। जैसे कह दें झरने की आवाज़ कैसी होती है? तो झरने की आवाज़ कैसी होती है? झर झर। ये सभी आवाज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिसे मापा ना जा सके। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपने देखा है कि जो भी आपको सॉल्यूशन करवाए गए हैं उनमें से लगभग हर सेट में एक वाक्य या एक शब्द जरूर पूछा गया है। लोकोक्ति मुहावरे एक शब्द लगभग हर सेट में पूछा ही गया है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा गया है तो आपको कहीं ना कहीं विकल्प में ऐसे शब्द दे दिए गए हैं जो कि अपने आप में क्या हैं? एक शब्द हैं। तो आपको एक शब्द भी पढ़ने हैं। चलिए, जिसे मापा ना जा सके। अपरिमेय, सीमित, परिमाप और अप्रमेय। चलिए चलिए चर्चा करते हैं विकल्पों पर। जैसे जिसे मापा ना जा सके, तो अब देखो एक शब्द है अपरिमेय।
इसी से मिलते जुलते हम शब्द भी लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं शब्द क्या होंगे। जैसे सीमित, सीमित का अर्थ क्या होता है? सीमित का अर्थ होता है लिमिटेड, जिसकी आगे फिर सीमा आगे ना हो वो क्या कहलाएगा? सीमित। परिमाप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका आयत है या वर्ग है, इसकी चारों भुजाओं का जो योग होगा, चारों तरफ की जो लंबाई का योग होगा, वही क्या होगा? परिमाप होगा। तो इन दोनों विकल्पों की चर्चा मैंने इधर कर ली। अब इन्हीं के स्थान पर कुछ शब्द लिखते हैं। यहाँ अपरिमेय लिखा है और यहाँ लिखते हैं क्या? परिमेय। क्या लिखते हैं? परिमेय। तीसरा शब्द यहाँ अप्रमेय लिखा है, तो यहाँ एक शब्द हम लिख रहे हैं और शब्द क्या है? शब्द है प्रमेय। अब 4 शब्दों पर आपसे हम चर्चा करेंगे और वो शब्द कौन कौन से रहेंगे? अपरिमेय, और दूसरा शब्द है परिमेय, तीसरा शब्द है प्रमेय और चौथा शब्द क्या है? अप्रमेय। याद आपको क्या इसमें रखना है? अप्रमेय और अपरिमेय दोनों आपस में क्या हैं? दोनों आपस में हैं सम श्रुति भिन्नार्थक। क्या हैं? सम श्रुति भिन्नार्थक। क्यों? अपरिमेय अप्रमेय पढ़ने में एक जैसे हैं, वैसे ही परिमेय और प्रमेय भी आपस में एक जैसे हैं, तो ये भी आपस में क्या हैं? समश्रुति भिन्नार्थक। दूसरा, परिमेय और अपरिमेय ये आपस में क्या हैं? ये आपस में हैं विलोम। प्रमेय और अप्रमेय जैसे आपस में विलोम हैं, वैसे ही परिमेय और अपरिमेय भी आपस में क्या हैं? ये आपस में हैं विलोम। अब चूंकि चारों एक शब्द हैं, तो अब हम आपसे विस्तार में बताएंगे कि चारों एक शब्द हैं। जैसे अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके, वो कहलाता है अपरिमेय। इसी का उल्टा होता है परिमेय। इसका अर्थ ये होता है जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। तो हम यहाँ कट का चिन्ह लगा दिए। इसका अर्थ ये है कि ना अगले वाक्य में नहीं होगा, बाकी सेम टू सेम होगा। जिसे मापा जा सके वो क्या होगा? वो होगा परिमेय। तीसरा, प्रमेय फिर क्या होता है? तो प्रमेय होता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। प्रमेय क्या होता है? याद करिए वो कक्षा 10 के दिन जब हम लोग प्रमेय को याद करते थे कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, फिजिक्स में पढ़ते थे, ये वही है प्रमेय। प्रमेय क्या है? जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके, सिद्ध किया जा सके, किया जा सके, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रमेय। जैसे अगर आपको बताया जाता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो चूंकि ये प्रमेय है, इसको सिद्ध किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। फिर इसका विलोम चूंकि क्या होता है? अप्रमेय। तो अप्रमेय का अर्थ है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रयोग द्वारा ना सिद्ध किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? अप्रमेय। तो चारों शब्द आपको याद रखने हैं। देखिए अब एक प्रश्न में आपने क्या सीखा? उसी के समश्रुत भिन्नार्थक क्या होंगे, उसी से मिलते जुलते उनके विलोम क्या होंगे, और उसी के साथ में आपको एक शब्द भी मिल गए। कितने? 4। ऐसे ही आपको हिंदी को पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किसका पूछ रहा है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया था। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये है अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही थी। चूंकि आपसे विभक्ति चिन्ह पूछा है तो उत्तर बाद में, पहले चर्चा करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न की चर्चा पहले प्रश्न पर, उसके बाद प्रश्न की चर्चा दिए गए उत्तरों पर। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का ही नाम क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का ही नाम होता है कारक। और कारक का ही दूसरा नाम क्या होता है? कारक का ही एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं परसर्ग। क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं परसर्ग। परसर्ग ये होते हैं कारक चिन्ह के अन्य नाम। आपसे पूछा है टोटल कारक हैं कितने, तो टोटल कारक हैं कितने? 8। कभी आपसे इंडिविजुअल प्रश्न पूछ ले किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक चिन्ह कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे कितने? 6। अब आते हैं प्रश्न पर। कहा है कि विभक्ति चिन्ह का सही प्रयोग न हुआ हो,
वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया। चूंकि के लिए का प्रयोग हुआ है तो यहाँ कारक चिन्ह होगा, और कारक चिन्ह होगा कौन? कारक चिन्ह होगा संप्रदान। कौन कारक होगा? संप्रदान। तो पहला वाक्य क्या है? शुद्ध है। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं, चूंकि की का प्रयोग हुआ है तो ये किस कारक का हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंध कारक का उदाहरण। ये भी वाक्य क्या है? शुद्ध है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी, चूंकि यहाँ ने का प्रयोग हुआ है तो आप कहेंगे कर्ता कारक है। और दूसरा आगे डिब्बे में का प्रयोग हुआ है, और में पर ऊपर किसके उदाहरण होते हैं? अधिकरण कारक के होते हैं, तो इसमें अधिकरण कारक भी हो जाएगा। तो ये वाक्य भी क्या है? शुद्ध है। अब एक वाक्य आपका बचा। वाक्य कौन सा है? सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। तीलियों ने नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? तीलियों से। और अगर से होगा तो क्योंकि साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? करण कारक की श्रेणी में रखेंगे। और यही वाक्य अशुद्ध है। चूंकि यही वाक्य अशुद्ध है इसीलिए यही आपका क्या है? उत्तर है। जो दिए गए विकल्पों में सही नहीं है, वास्तव में उत्तर आपका वही सही है। वाक्य याद रखिएगा, जो दिए गए विकल्पों में सही नहीं है वही इस प्रश्न का उत्तर सही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न आया है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। देख कर नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? देख कर। लाल रोशनी, देखिए ऐसे ही प्रश्नों में हम लोग भावनाओं के साथ में बह जाते हैं, और देख कर लिखा है लेकिन फिर भी उसको देख कर पढ़ेंगे और वाक्य क्या मान लेंगे? सही। तो पढ़ना भी आपको सही है, भावनाओं में नहीं बहना है कि एग्जामिनर ने भावनाओं में बहाया और हम भी साथ साथ चले गए। लाल रोशनी देखकर सावधान, और सावधान भी नहीं लिखा है, सावधान हो जाओ लिखा है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा है? वाक्य शुद्ध लिखा है आपका 4 नंबर विकल्प। लाल रोशनी में रोशन गलत है इसलिए ये वाक्य सही नहीं होगा। लाल रोशनी देख कर में देख कर नहीं लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। लाल रोशनी देख कर में सावधान लिखा है इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या होगा? लाल रोशनी। आपको पता है लाल रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रुकने के लिए। हरे रंग का प्रयोग निकल जाने के लिए। पीले रंग का प्रयोग कि थोड़ी देर बाद ही आपको सावधानी के साथ निकलना है। तो आपको लाइटों के प्रयोग भी पता होने चाहिए। एक सामान्य नागरिक का ये अधिकार भी होता है और जिज्ञासु भी उसको होना चाहिए। सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्त कीजिए। व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। अब देखो इस प्रश्न में क्या कहा? आपसे बता दिया कि सुकृति का तो अर्थ है क्या? पुण्य। और आप इस सुकृति से ही एक शब्द बन गया क्या? सुकृति। और सुकृति के अर्थ के साथ आपको इस वाक्य को पूर्ण करना है, और वाक्य में सबसे पहले उसका अर्थ आएगा, फिर होगा व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। ही मोक्ष प्राप्त करता है। चलिए, सुकृति का अर्थ क्या है? पुण्य। और ये संबंधित है किससे? क्रिया से। मोक्ष प्राप्त करना या पुण्य करना क्या हो जाएगी? पुण्य करना हो जाएगी क्रिया। अब इसी क्रिया से शब्द बन गया सुकृति। सुकृति हो जाएगा यानी कि जो सुंदर किया गया हो, अर्थात ये शब्द क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा विशेषण। ये शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि अब आप जब प्रयोग करेंगे, चूंकि यहां व्यक्ति क्या है? व्यक्ति है संज्ञा। व्यक्ति क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से पहले विशेषण ही प्रयोग होते हैं, संज्ञा से पहले संज्ञा प्रयोग नहीं हो सकती। अब आप विकल्प पर आ जाइए। पुण्यवान क्या है? पुण्यवान क्या है? पुण्यवान विशेषण है। पंडित भी विशेषण है। अमीर भी विशेषण है। सुंदर भी क्या है? विशेषण है। लेकिन अर्थ किसका होना चाहिए? सुकृति का। और सुकृति का अर्थ क्या है? जो सुंदर किया गया हो। और सुकृति का अर्थ है पुण्य, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थ तो पुण्य से संबंधित ही होगा। तो पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, पंडित व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, अमीर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, या सुंदर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो सुंदर तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के जो द्वार पर जो खड़े होंगे
वो आपसे कहेंगे कि हाँ आप देखने में खूबसूरत हैं, चलिए आइए स्वर्ग में आपका स्वागत है, ये तो होगा नहीं। दूसरा, आपसे कहा जाता है कि सारी मोह माया सब संसार की ही है, चाहे जितना आप धन संचय करें वो काम में नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप ऊपर जा कर के दिखाएंगे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मुझे स्वर्ग में स्थान चाहिए, तो वहाँ प्लाट खाली नहीं होंगे, तो अमीर भी नहीं होगा। दूसरा, पंडित, अब आपके मन में आ जाए कि आप ब्राह्मण हैं तो आप जो करेंगे सही ही होगा, स्वर्ग ही मिलेगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, पंडित भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पुण्यवान व्यक्ति हैं, पुण्य करते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा, स्वर्ग में जा सकता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पुण्यवान। दूसरा, इसी के साथ में देखो एक शब्द आया, और एक शब्द क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, इसका अर्थ यह है, आप कह सकते हैं मोक्ष का इच्छुक। क्या कह सकते हैं? मोक्ष का इच्छुक, या कह सकते हैं मोक्ष की इच्छा। दो शब्द यहां से बनते हैं और दोनों ही एक शब्द हैं। मोक्ष की जो इच्छा होती है वो होती है मुमुक्षा। वो क्या होती है? वो होती है मुमुक्षा। जबकि मोक्ष का जो इच्छुक होता है वो कहलाता है मुमुक्षु। वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु। तो इसके साथ में आपको ये एक शब्द भी याद रखने हैं, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ है। अपना काम खुद करने से भला होता है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। तो दूसरे के हाथ से तो सब अच्छा हो जाए ऐसा संभव भी नहीं है, हाँ हो भी सकता है। आशीर्वाद पाना, तो आशीर्वाद पाना अपना हाथ जगन्नाथ नहीं होगा। आशीर्वाद देना ये भी नहीं होगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होगा अपना काम खुद करने से भला होता है। आपने सुना भी होगा क्या कि दूसरों के वश में रहना क्या है? कठिन है। एक श्लोक है, सर्व पंसम सुखम सर्ववंशम दुखम सर्वमात्मवंशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणे सुख दुख योग। दूसरों के वश में रहना दुख है, अपने वश में रहना क्या है? सुख है। और जो इस सुख और दुख के संक्षेप को जान लेता है वो व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या हो जाएगा? अपना काम खुद करने से भला होना। एक शब्द है जगन्नाथ, इसकी प्रवृत्ति भी जान लीजिए। पहला शब्द इसमें होता है जगत और दूसरा शब्द क्या होता है? नाथ। संधि आपसे पूछ ली जाए, चूंकि ता का प्रयोग ना में होगा तो आप कहेंगे संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जगत का नाथ है जो, वही क्या होगा? जगन्नाथ। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि समास भी कौन सा होगा? तो समास भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष भी कह सकते हैं, लेकिन तत्पुरुष से बेहतर उत्तर आपका होगा कर्मधारय समास। दूसरा उत्तर इसमें क्या हो सकता है? कर्मधारय समास। आपको जो भी ये बीच बीच में मैं प्रश्न बताता हूं, इन पर विस्तृत में चर्चा तब करेंगे जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। सीता किताब पठित है, ये तो संस्कृत का शब्द आया। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ है। जहां जहां मैंने रेखांकित किया वो सभी वाक्यों में उसी स्थान पर क्या है? अशुद्ध है। इसका अर्थ ये है कि आपको एक शुद्ध वाक्य मिला, सीता किताब पढ़ती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? दूध में जामुन डालने से दही बनता है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है। जामुन डालने से दही तो नहीं बनेगा। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आपको इसके स्थान पर इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। लेकिन हाँ, जामुन का एक आप जानते हैं ना, इसका नाम होता है सिरका। नाम क्या होता है? सिरका। तो अगर आप जामुन का रस निकालते हैं तो उससे एक शब्द बनता है क्या? सिरका। अब देखो, सिरका की भी प्रवृत्ति समझ लो। आपको हिंदी को लिखने का ढंग भी पता होना चाहिए। जैसे सिरका को मैंने थोड़ा केवल एक गैप दे दिया, सिर को अलग कर दिया, का अलग कर दिया। ये सिरका क्या है? ये सिरका है अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड।
CH3COOH। इस सिर का अर्थ क्या है? इस सिर का अर्थ है हेड, यानी कि सिर, और ये का क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो आपको लिखना भी सही से है, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब आते हैं प्रश्न पर। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, या दूध में जामुन डालने से, इमली डालने से, आम डालने से, लीची डालने से? अब देखो समझो, अगर आप घर में थोड़ा बहुत गृहस्थ रहे होंगे या आपके घर में जानवर होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब दही बनाना होता है और मात्रा उसकी बहुत थोड़ी कम होती है, और अन्य दही बनाना है तो जो आपका छाछ होता है उसी में थोड़ा और दही मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? दही मिला दिया जाता है, और फिर उसको रख दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये होता है कि जो भी पात्र में पहले से रखा था और जो आपने डाला वो सब क्या बन गया? दही बन गया। अर्थात इसमें जो ये जामन है, ये जामन वास्तव में होता क्या है? ये वह दही का भाग है जो अन्य संपूर्ण भाग को भी दही बना देगा, जिसको कहते हैं तोड़। देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको तोड़ भी कहते हैं। कि दही का तोड़ बनाना है तो आप जो भी ऊपर की मलाई होती है उस वो रखी होगी, और उसी में थोड़ी दही की मात्रा अगर डाल देते हैं तो वो तोड़ बनेगा, अर्थात संपूर्ण मात्रा क्या हो जाएगी? दही हो जाएगी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा जामुन, ना कि जामुन। जामुन का तद्भव याद रखेंगे। जामुन का तद्भव होता है क्या? जम्बू। क्या होता है? जम्बू। और जम्बू का तद्भव क्या होता है? जामुन। और ये इसका क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। अगला प्रश्न, आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? हाथ, आंख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रात को, काजल को, ये एक में जुड़ा हुआ है, गलत इरर टाइप हो गया। काजल, लेप, माया। किसको पूछ रहा है? अंजन को पूछ रहा है। और अंजन है कहाँ? आंख में। तो आंख में रात तो होगी नहीं, तो रात नहीं होगी। आंख में लेप, तो लेप लग सकता है लेकिन लेप भी नहीं होगा। माया मोह भाववाचक है, एक ही अर्थ बचा, और एक अर्थ क्या है? काजल। आंख में अंजन, दांत में मंजन, आंख में काजल और दांत में मंजन, यही आपका सही वाक्य होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? काजल। अब देखिए, यहां आपको मैं इंपॉर्टेंट शब्द बनाने वाला हूं। शब्द किससे महत्वपूर्ण होंगे? रात से संबंधित होंगे। क्या? एक शब्द। क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। रात्रि का प्रथम या पहला पहर, यह है आपका पहला एक शब्द। फिर प्रथम के स्थान पर क्या कर दो? दूसरा कर दो, और दूसरा के स्थान पर फिर क्या कर दो? तीसरा कर दो, और तीसरा के स्थान पर फिर क्या कर दो? चौथा कर दो। रात्रि के टोटल पहर कितने होते हैं? 4। 4 में ही एक पहर हम और जोड़ते हैं, जिसको कहेंगे मध्य रात्रि। जिसको क्या कहेंगे? मध्य रात्रि। अब देखो यहां से प्रश्न, क्लास आपकी हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको इस क्लास में जो मिलेगा वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है? रात्रि का प्रथम पहर कहलाता है प्रदोष। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रात्रि का प्रथम पहर के लिए एक शब्द प्रदोष। दूसरा पहर, चूंकि यामा एक जो शब्द होता है, यामा जो कि महादेवी वर्मा जी का एक रचना भी है, ये पर्यायवाची किसका होता है? रात्रि का। और उसी में दुई जोड़ दो और शब्द बनता है द्वियामा। तो द्वियामा क्या हो जाएगा? रात्रि का दूसरा पहर। वैसे ही अगर त्रियामा कर देते हैं तो रात्रि का क्या हो जाएगा? तीसरा पहर। क्या हो जाएगा? रात्रि का तीसरा पहर। और रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसको कहते हैं प्रातः काल। क्या कहते हैं? प्रातः काल। तो पहला पहर, चौथा पहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है आपका मध्य रात्रि। मध्य रात्रि का समय जो कहलाता है वो कहलाता है निशीथ। क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का समय कहलाता है निशीथ। ये सारे एक शब्द आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि यही शब्द आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। फिर आप इन्हीं क्लासों को देखेंगे और आप कहेंगे कि काश ये याद कर लिया होता। चलिए अगला प्रश्न, समाचार पत्रों में के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। सर्वोचित शब्द का चयन करना है आपको। आपके समाचार पत्रों में आपके लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है।
समाचार पत्रों में हमारे के लिए, तो हमारे के लिए तो होगा नहीं। समाचार पत्रों में आपके के लिए, ये भी नहीं होगा। समाचार पत्रों में साधारण के लिए या सर्वसाधारण के लिए, तो समाचार पत्रों में साधारण नहीं बल्कि सर्वसाधारण, जो भी साधारण हैं सभी साधारणों के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जाती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सर्वसाधारण। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए जो गांव से संबंधित हो। इस वाक्य पर मैं चर्चा शायद इससे पहले की या उससे भी पहले की जो क्लास है उसमें मैंने की थी। हाँ, जो गांव से संबंधित हो, ग्रामागत, देशज, ग्रामीण, ग्राम सेवी, तो गांव से जो संबंधित होगा वो शब्द कहलाता है क्या? ग्रामीण। और मैंने बताया वहाँ क्या था आपको कि ग्रामीण का जो तद्भव होता है, ग्रामीण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो होता है गंवार। क्या होता है? गंवार। और आपको बताया था कि ये कोई गाली नहीं है बल्कि ग्रामीण का ही क्या है? तद्भव रूप है। जो गांव से संबंधित है उसको आप गंवार भी कह सकते हैं और उसको आप ग्रामीण भी कह सकते हैं। ग्रामागत नहीं होता है, ग्रामागत होता है। देशज क्या होता है? जो देश में जन्मा हो, जो देश में जन्मा हो। और ग्राम सेवी नहीं होता है, ग्राम सेवक होता है, ग्राम में सेवा करने वाला। ग्राम सेवी का भी लगभग अर्थ आप ले सकते हैं, गांव की सेवा करने वाला। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव, किसका? विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है, निश्चित काल के लिए होता है, निश्चित युग के लिए होता है। ये चारों ही आपको संबंध बता रहे हैं किससे? समय से। लेकिन आपको इन चारों में क्या चुनना है? जो सबसे उचित हो। क्या हो? उचित हो। और निश्चित अनिश्चित के लिए प्रयोग शब्द होता है, वो क्या होता है? अवधि। क्या होता है? अवधि। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निश्चित अवधि के लिए होता है। विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या अन्य चुनाव हो, सब एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक, ये आपस में क्या हैं? ये हैं आपस में समश्रुति, यानी कि सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग। अवधि का अर्थ क्या होता है? अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। लेकिन अवधि क्या है? अवधि है एक बोली या भाषा। बोली भी कह सकते हैं, पहले बोली थी फिर क्या हुई? भाषा हुई। तो अवधि क्या है? एक बोली या भाषा। ये भी आपसे समश्रुति भिन्नार्थक में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद में आपको बताना है कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? नींबू अशुद्ध है, स्वाद अशुद्ध है या बंदर अशुद्ध है? तो मैंने पहले भी रेखांकित कर दिया, अशुद्ध क्या है? नींबू। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नींबू के स्थान पर होगा क्या? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ ये होता है कि कोई हर व्यक्ति सभी गुणों को पहचान नहीं सकता, या मूल्यवान वस्तु की कीमत मूर्ख को पता नहीं होती। वही होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है ये? मुहावरा है। अदरक का तत्सम आपको याद रखना है, क्या होता है? अदरक का तत्सम होता है आर्द्रक। क्या होता है? आर्द्रक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका जो कि गद्यांश संबंधी है, और आपको पता है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका होगा 16वां, ये होगा 17वां, ये होगा 18वां, ये 19 और ये क्या होगा? 20। सच्चा मित्र एक की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना काम नहीं है, ऐसा मित्र नहीं होता है। उसे आपकी से कोई मोह नहीं है, वह अपने मित्र की को किसी के सामने उजागर नहीं करता। जब आप एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तब आपको थोड़ा भाव आ जाता है कि ये पैराग्राफ किस संबंध में बात कर लेता है, या कम से कम 2-3 वाक्य से भी अंदाजा ये लग सकता है।
जब आप एक वाक्य पूरा पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि अब कहीं ना कहीं मित्रता की बात की जा रही है। तो सच्चा मित्र एक सोना होता है, मंडन होता है, रुपए की तरह होता है कि खजाने की तरह होता है। तो सच्चा मित्र एक किसकी तरह होता है? खजाने की तरह होता है। किसकी तरह होते हैं? खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना, सच्चा मित्र खोज पाना विकट होता है, सरल काम नहीं है, दुर्बोध काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। तो सच्चा मित्र खोज पाना कठिन काम है, और कठिन काम जो है नहीं है वही काम क्या है? सरल है। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बताया गया है तो आप यहां कहेंगे सरल काम नहीं है। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। कैसा काम नहीं है? सरल काम नहीं है। ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, ऐसा मित्र परमार्थ नहीं होता, ऐसा मित्र सामान्य नहीं होता, ऐसा मित्र प्रयोजन नहीं होता। तो ऐसा मित्र क्या नहीं होगा? स्वार्थी नहीं होगा, यानी अपना ही भला चाहने वाला नहीं होगा। वास्तव में ये मित्रता की परिभाषा है। ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, उसे आपकी उदारता से कोई मोह नहीं, धन दौलत से कोई मोह नहीं, नाकामयाबी से कोई मोह नहीं, प्रसिद्धि से कोई मोह नहीं। तो अगर सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होगा तो उसे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता। वह अपने मित्र की लोकप्रियता को किसी के सामने उजागर नहीं करेगा, कामयाबी को किसी के सामने उजागर नहीं करेगा, कामयाबी को करेगा, कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करेगा, या गुमनामी को किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। तो सच्चा मित्र आपकी कमजोरी को कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। तो पूरा गद्यांश क्या होगा? सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, उसे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं है, वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता। ये हो गया आपका गद्यांश। आगे आपका ये परिश्रम क्लासेस के नाम से, परिश्रम क्लासेस मैथ के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने सहपाठियों के साथ भी साझा कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।